सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग में। इस चैनल की कॉमिक्स रिव्यू के सेगमेंट में आज लेकर के आया हूं राज कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित 2 मल्टी स्टार या 128 पेजेस के कॉमिक्स विशशांक विध्वंस और परकाले का रिव्यू। ये विशशांक सन 2002 में प्रकाशित हुए थे, 2002 में पब्लिश हुए थे ये, और 128 पेजेस के या फिर मल्टी स्टार श्रेणी के ये 3rd नंबर का यानी कि तीसरे नंबर का कॉमिक्स है और ये 4th नंबर का कॉमिक्स है। सन 2000 से ये परंपरा शुरू हुई थी। कोहराम एक मल्टी स्टार कॉमिक्स आया था 128 पेजेस का, और उसके बाद में सन 2001 में ज़लज़ला सेकेंड मल्टी स्टार आया था, और सन 2002 में ये तीसरा मल्टी स्टार कॉमिक्स आया था विध्वंस। उसी का कंटिन्यूशन या सप्लीमेंट है परकाले। तो देखते हैं दोनों में क्या क्या खास बातें हैं। ये कॉमिक्स मेरे पास पहले से अवेलेबल था परकाले। ये राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से सन 2021 में रिप्रिंट किया गया है। ये देखिए, इससे पहले भी कई बार रिप्रिंट हो चुका है ये कॉमिक्स, लेकिन ये विध्वंस ये कॉमिक्स काफ़ी समय से अवेलेबल नहीं था। इस वजह से मैंने परकाले का एक जनरल रिव्यू बना रखा है रिप्रिंट्स में, बट विध्वंस और परकाले की स्टोरी लाइन और इस तरीके से बात नहीं की गई थी क्योंकि विध्वंस अवेलेबल नहीं था। अभी हाल ही में मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने मुझे ये विध्वंस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया, और न केवल विध्वंस बल्कि उन्होंने काफ़ी अदर कॉमिक्स भी मुझे अवेलेबल करवाई थी। उसका भी मैं एक सरप्राइज़ अनबॉक्सिंग वीडियो बना चुका हूँ, आप चाहें तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए, उसमें शामिल कुछ और कॉमिक्स थे। 5 कॉमिक्स उन्होंने मुझे अवेलेबल करवाए थे 4 ऑफ रिव्यूज़, और साथ में उन्होंने एक मुझे आर्ट कार्ड भी भिजवाया था। इसका भी मैं एक अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो फ़िलहाल इसे साइड में रखते हैं और शुरुआत करते हैं विध्वंस के रिव्यू का। राज कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित 2 महत्वपूर्ण पात्र इसमें डिस्कस किए जाएंगे, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव। हालांकि विध्वंस एक मल्टी स्टार कॉमिक्स है जिसमें अदर पात्र भी हैं, जैसे कि डोगा है, भेड़िया है, परमाणु है, जो दिख रहे हैं इसमें। इसमें थोड़ा चूज़ किया गया था स्टार्स को। कोहराम में 10 के करीब जितने भी उस समय उस टाइमलाइन के हिसाब से सुपर हीरोज़ थे सन 2000 में, उन सभी को शामिल किया गया था। ज़लज़ला में 1-2 को एक्सक्लूड किया गया था, और उसी परंपरा को फॉलो करते हुए विध्वंस एक बैलेंस्ड मल्टी स्टार कॉमिक्स था जिसमें 5 सुपर विलेन दिख रहे हैं आपको ऊपर, और 5 सुपर हीरोज़ दिख रहे हैं। मैं बता देता हूँ कौन सुपर हीरो कौन से विलेन हैं। ये जो मिडिल में बना रखे हैं वो नागराज है, और इनकी सुपर विलेन है नागपाशा। ये हैं सुपर कमांडो ध्रुव, इनके विलेन हैं बोना ओमन। यहाँ पर है परमाणु, उनके जो एक विलेन है इतिहास। यहाँ पर है भेड़िया, उनके विलेन तो नहीं है पर एक काउंटर पार्ट है कोबी। और यहाँ पर है डोगा, और उनके विलेन है जो है काल पहेलिया। थोड़ा सा ये कवर हल्का सा यहाँ से फटा हुआ है, बाकी क्लियरली विजिबल है। काफ़ी अच्छी कंडीशन में कॉमिक्स है। काफ़ी समय से अवेलेबल नहीं था, आउट ऑफ स्टॉक था, अभी भी आउट ऑफ स्टॉक है। काफ़ी रेयर कॉमिक्स है ये। तो बात करते हैं इसके बारे में। ये जो नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव है, इसमें जो महत्वपूर्ण पात्र हैं उनकी शुरुआत राज कॉमिक्स में इन 2 कॉमिक्स से हुई थी। ये अभी हाल ही में रिप्रिंट हुए हैं सन 2021 में। ये नागराज का प्रथम कॉमिक्स है, 1986 में पब्लिश हुआ था नागराज, जिससे नागराज की शुरुआत हुई थी कहानियों में। और राज कॉमिक्स में 1987 से प्रतिशोध की ज्वाला, ये सुपर कमांडो ध्रुव का पहला कॉमिक्स था। इससे सुपर कमांडो ध्रुव की राज कॉमिक्स में शुरुआत हुई थी। और ये दोनों ही जो विशशांक है उनमें कथा जोली सिन्हा जी की है, और कथा और चित्र दोनों जोली सिन्हा जी के हैं। जोली सिन्हा जी अनुपम सिन्हा जी का कॉम्बिनेशन है। मतलब आपको कथा में जोली सिन्हा जी का क्रेडिट दिखेगा या फिर अनुपम सिन्हा जी का दिखेगा। ये देखिए, कथा जोली सिन्हा जी की है, चित्र अनुपम सिन्हा जी के हैं, इंकिंग विनोद कुमार जी की है, सुलेख वरंग संयोजन सुनील पांडे जी का, संपादक मनीष गुप्ता। 1998-1999 से जो है स्टोरीज़ जोली सिन्हा जी लिख रही थी, नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की। और 1995 से अनुपम सिन्हा जी पेंसिलिंग करते हैं या चित्र बनाते हैं। 1995 से नागराज और ध्रुव दोनों के ही चित्र अनुपम सिन्हा जी बना रहे हैं। इस वजह से इनके काफ़ी क्रॉसओवर्स आए थे। बहुत सारे ऐसे कॉमिक विशशांक हैं जिसमें नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव एक साथ आए हैं। विध्वंस हालांकि विध्वंस में कथा व चित्र दोनों का क्रेडिट अनुपम सिन्हा जी का लिख रखा है। इसमें देखिए, कथा व चित्र दोनों ही अनुपम सिन्हा जी के हैं, और बाकी क्रेडिट सेम है।
ओरिजिनली ये कॉमिक्स मैप्लितो पेपर्स में आया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। हालांकि ये एक ओरिजिनल प्रिंट ना हो करके ईयर 2010 का रिप्रिंट है, 50 रुपीज़ की प्राइस के साथ में। ये ओरिजिनली 40 रुपीज़ का आया था 2002 में, ये भी इसी के बाद पब्लिश हुआ था 2002 में। फ़िलहाल ये एक 2021 का ग्लोसी में रिप्रिंट है, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से। ये देखिए, विद ओरिजिनल सेट डिटेल्स एंड विद ओरिजिनल एड्स। जैसा ओरिजिनली ये पब्लिश हुआ था बिल्कुल इसको वैसा ही पब्लिश किया गया है, बट एक ही डिफरेंस है, इसमें ग्लोसी पेजेस का इस्तेमाल किया गया है इसमें। देखिए, इसी वजह से कलर वगैरह काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं इसमें। हालांकि इंडिविजुअली ये सेल हुआ है, इसका कलेक्टर एडिशन में इंडिविजुअल आया है, क्योंकि इसकी ज़्यादा कोई कनेक्शन नहीं है। एक कंटिन्यूएशन है, वो बताऊंगा क्या कंटिन्यूएशन है। हालांकि इसको एक अलग विशेषांक के रूप में भी कंसिडर किया जा सकता है। अब बात करते हैं विध्वंस और इसकी अमेजिंग स्टोरी लाइन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। देखिए, इस कहानी का जो साइनॉप्सिस है, क्योंकि ये काफ़ी ओल्ड कॉमिक्स है तो मुझे लगता है इसको बताने में कोई स्पॉइलर रहेगा। इसका एक ऐसी पृष्ठभूमि बनाई गई है, इसमें 2 मुख्य पात्र बनाए गए हैं, सधम और अधम। मैं आपको एक बार उनका एक सीन दिखा देता हूँ, एक पैनल इसमें से दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए, ये ब्लू कलर के जो दिखा रखे हैं, इनका नाम रखा गया है सधम। देखिए, सिर पे चांद जैसा बना रखा है और ब्लू कलर दे रखा है, जैसे ज़्यादातर हम देवताओं का कलर देखते हैं इस तरीके का। और ये जो थोड़े दिखा रखे हैं, थोड़े से वाइल्ड लुक ले रखा है। देखिए, दांत भी दिखे दिखा रखे हैं और इस तरीके से बाल दिखा रखे हैं। इनका नाम रखा गया अधम। सधम और अधम। तो यदि हम नाम की बात करें तो सधम नाम अच्छा लगेगा, अधम नाम अच्छा नहीं लगेगा हमें। दूसरी बात, अगर लुक की भी देखें तो ये थोड़े से जेंटल दिखाई देते हैं इनसे, तो इसमें ऐसा ही थीम लिया गया था। मैं आपको इसका स्टोरी का बिल्कुल, अनुपम सिन्हा जी जो स्टोरीज़ लिखते हैं, मैं इसलिए उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एक तो उनका पेंसिलिंग, उनकी स्टोरी टेलिंग बहुत शानदार है कॉमिक्स में। तो उनकी स्टोरी का अगर आप भी देखेंगे तो समझ में आएगा। इसमें ये स्टोरी लाइन ली गई है कि महाभारत का जब युद्ध हुआ था आज से 5000 साल पहले, उसके बाद जो ऋषि मुनि थे उन्होंने ये कंसिडर किया, ये सोचा इस बात को कि इतना ज़्यादा वायलेंस क्यों हुआ, इतना ज़्यादा खून खराबा क्यों हुआ, क्यों जो महाभारत में जो कजिन्स थे, दुर्योधन वगैरह या युधिष्ठिर वगैरह, जो कजिन्स ही एक दूसरे को मारने के पीछे क्यों पड़ गए, क्यों पितामह भीष्म युद्ध को नहीं रोक पाए, या द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ तो सब लोग अवेलेबल थे वहाँ पे। ऐसी काफ़ी बातें थी कि भाई क्यों ये सब कुछ हुआ, इतना ज़्यादा पाप क्यों बढ़ा। हाइपोथेटिकल कहानी है, इमेजिनरी कहानी है, पर किस तरीके से अनुपम जी ने गढ़ा है कहानी को वो देखने लायक है। तो आप सुनिएगा पूरी बात को। तो इसमें अनुपम सिन्हा जी ने ये लॉजिक निकाला कि ऋषियों ने यज्ञ किया और जो पाप का बीज था या जो पाप का मूल कारण था ना, जो भी कोई पाप था वातावरण में फैला हुआ, उसको एक शरीर दे दिया इकट्ठा करके, वो बन गया अधम। ठीक है। उसके बाद में इस अधम को हराने के लिए, ख़त्म करने के लिए उन्होंने यज्ञ शक्ति से ही एक और शक्ति को जन्म दिया, उसका नाम था सधम। तो तब से सधम और अधम की दुश्मनी चली आ रही है, अधम को ख़त्म करना है सधम को। तो ऐसा कुछ हुआ। और ज़मीन जो होती है, अर्थ इसमें लिखा है, वो किसी भी प्रकार के पाप को दबा सकती है। तो अधम को सधम ने क्या किया, अधम को हरा करके, कमज़ोर करके कैसे भी ज़मीन में गाड़ दिया, ऐसा इसमें कुछ बता रखा है। और उसके बाद में जो है वो जगह मिसप्लेस हो गई, क्योंकि बहुत सारे जो जियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे कि मान लो असम के जंगल थे, इसमें ऐसा दिखा कि असम के जंगल थे उस जगह पे, जहाँ पे अभी असम के जंगल है, वहाँ पे वो काम हुआ था या युद्ध वगैरह हुआ था। तो अधम को सधम ने, अधम ये जो पिंक कलर के से अधम है, ये सधम है, सधम ने अधम को गाड़ दिया। और उसके बाद में जो है वो जगह मिसप्लेस हो गई भूकंप वगैरह की वजह से। और धीरे धीरे जैसे सभ्यता आगे बढ़ी तो वहाँ पे जंगल हट करके वहाँ पे जो है मकान वगैरह बन गए। और ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि अब अधम कहाँ दबा हुआ है। इसी वजह से सधम ने ज़मीन को, धरती को छोड़ा नहीं और अलग अलग रूप बदल करके वो धरती पर ही पिछले 5000 साल से रह रहा है। तो वो, क्योंकि उनकी एज नहीं बढ़ती है, तो अलग अलग रूप में वो हमें देखने को मिलते हैं, ऐसा इसमें दिखा रखा है। तो देखिए, जब इस कहानी की शुरुआत हुई थी तो कोई पैनल होगा, वो काफ़ी पहले पढ़ी हुई स्टोरी है पर मिल जाएगा। ये देखिए, इस कहानी की शुरुआत ऐसी हुई थी कि ये एक ओल्ड लेडी हैं, वो जा रही हैं, साथ में देखिए टी शर्ट पहने हुए ये कोई इंसान है। एकदम से ऐसा कुछ होता है कि ये इंसान उड़ने लगता है और ये इसको सही जगह पे छोड़ करके खुद अपना रूप बदल करके सधम, वो जो ब्लू कलर के हैं वो बन जाते हैं। तो इससे भी ये क्लियर होता है कि हाँ, वो रूप बदल करके रह रहे थे। देखिए लोगों के पीछे, देखिए ये सधम बन चुके हैं और ये अधम है। ऐसा इसमें स्टोरी आर्क ले रखा है।
अब क्या हुआ, किसी भी रीजन से वो निर्माण टूट गया जो भी हो, और ये अधम जो है वो आज़ाद हो गया। ये देखिए, इसमें कहीं कुछ होगा असम के जंगलों में, क्योंकि इस जो राज कॉमिक्स का यूनिवर्स है उसके हिसाब से कोबी और भेड़िया, इनके बारे में भी मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ। धीरज वर्मा जी के द्वारा बनाए गए पात्र हैं ये। कोबी और भेड़िया जंगलों में रहते हैं। ये देखिए, दोनों लड़ रहे थे कुछ भी कांड से, और इन्होंने कोई पेड़ वगैरह उखाड़ा होगा, उसके नीचे वो, ये देखिए पेड़ उखाड़ा, उसके नीचे ऐसा कोई निर्माण था, उसको तोड़ करके अधम बाहर आ गया। जैसी स्टोरी मैंने आपको अभी बताया उसके अकॉर्डिंग अधम बाहर आ चुका था, वो पाप फैलाएगा या जो भी होगा। तो इस तरीके से इसमें ताना बाना बुना गया स्टोरी का, और धीरे धीरे इसके अंदर असम से शुरुआत करी गई तो कोबी भेड़िया को इंक्लूड किया गया है, और धीरे धीरे डोगा भी इसमें आएगा, फिर नागराज ध्रुव भी इसमें आएंगे, और फिर उनके विलेंस भी आएंगे। तो 5 विलेंस और 5 सुपर हीरोज़ को मिला करके इस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है। देखिए, और लास्ट में जाते जाते मतलब ये इसमें इस तरीके का स्टोरी आर्क चलता है, और अधम धीरे धीरे सभी सुपर हीरोज़ को मार डालते हैं। और इसका ऐड भी इस तरीके का ही बनाया गया था। मैंने आपको सुपर कमांडो ध्रुव का एक स्पेशल सेट 1 और 2 का जो रिव्यू किया था, उसमें इसके ऐड की चर्चा भी की थी कि उसमें जो है सुपर कमांडो ध्रुव या फिर अदर हीरोज़ को मरते हुए दिखाया गया था, और इस तरीके का उसमें स्टोरी लाइन ली गई थी। हालांकि उस ऐड में नागराज की वजह सुपर कमांडो ध्रुव को रिप्लेस करना चाहिए था, क्योंकि इसकी स्टोरी ऐसे मैच होती है, लेकिन ऐड वगैरह पहले बन जाते हैं और स्टोरीज बातें बनती हैं, तो थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। तो इसमें ऐसा है कि धीरे धीरे करके एक एक सुपर हीरोज़ बड़ी मुश्किल से मारे जाते हैं अधम के द्वारा, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि अधम बुरे इंसान है, और सधम उनको बचाने की कोशिश करता है पर बचा नहीं पाता, और फिर वो सुपर हीरो से मिलता भी है, सधम उनसे बात भी करता है, और नागराज को ये स्टोरी बता भी देता है कि इस तरीके की कोई बात हुई थी। ऐसे करते करते स्टोरी आगे बढ़ती है, और इसमें काफ़ी देखिए, इसमें टाइम ट्रेवल का भी दिखा रखा है, नागपाशा दिखा रखा है, और इसके नागराज के पेरेंट्स वगैरह भी दिखा रखे हैं। अंत में क्या होता है कि ये सुपर कमांडो ध्रुव जो है वो अधम से मिल जाता है अंत में। ये देखिए, इसमें नागराज और उनके फादर भी दिखा रखे हैं टाइम लाइन में क्रॉस होने की वजह से, और अंत में जो है सुपर कमांडो ध्रुव अधम से मिल जाता है, और इस तरीके का एक सीन हमारे सामने आता है। बहुत ही शानदार इसमें स्टोरी बता रखी है। इसमें बताया गया कि जो भी स्टोरी थी वो सही थी, लेकिन सधम ने नाम बदल दिए थे। मतलब कि एक्चुअली जो बुरा इंसान था, जो बुरी शक्ति थी वो सधम थी, और जो अच्छी शक्ति थी वो अधम थी। तो फिर जब आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो पता लगेगा फिर ये अगर अच्छी शक्ति थी तो इसने फिर क्यों मारना शुरू करा ये सुपर हीरोज़ को। जैसे ये सच्चाई रिवील हुई, देखिए अनुपम जी ने बड़ी होशियारी से थोड़ा चेहरा भी बदल दिया। देखिए, अब दांत हल्के हल्के आपको तीखे जो दिखेंगे ना हल्के से, वो अब सधम के दिखना शुरू हो जाएंगे इस तरीके से। तो इसमें एक तरीके का ऐसा स्टोरी बनेगी है, फिर क्यों सुपर हीरोज़ को मारना पड़ा, उससे क्या बेनिफिट हुआ अधम को, अधम अच्छा क्यों निकला, वो सारी बातें आपको पढ़ने में रिवील होंगी सारी। तो इसमें अंत में कंक्लूजन ये निकला था। इसमें पूरी स्टोरी बहुत शानदार स्टोरी है, ये बहुत पढ़ने लायक स्टोरी है। मे भी इसका रिप्रिंट अब आए तो मैं फिर भी उसे लेना चाहूँगा, ग्लोसी में आएगा तो इसमें से ये दिखाया कि अंत में हमें से 2 चीज़ें सलाह मिलती हैं। अच्छा, ये बात और, तो फिर जब अधम जो है वो अच्छी ताकत है और सधम बुरी ताकत है, ये अच्छी ताकत है बुरी ताकत है, इस बात का बिलीव ध्रुव ने किया, बाकी किसी ने नहीं किया लास्ट में। तो नागराज लास्ट में पूछता ध्रुव से कि आपने क्यों बिलीव करा, आपको कैसे पता लगा कि भाई अधम सच बोल रहा है, क्योंकि दोनों ही एक ही बात बता रहे हैं। तो इसने ध्रुव ने 2 लॉजिक अच्छे बताए। ध्रुव की लॉजिक क्या, अनुपम सिन्हा जी की लॉजिक है, वो लॉजिक काफ़ी अच्छा लगाया। बोला कि इस स्टोरी के अकॉर्डिंग जो सधम ने सुनाई थी पहले नागराज को, उसके अकॉर्डिंग अधम बुरी ताकत थे और उनको दबा दिया गया था धरती में 5000 साल पहले, यानी कि महाभारत के युद्ध के बाद में। तो उस लिहाज से महाभारत के बाद में वायलेंस वगैरह कम हो जाना चाहिए, बुराई कम हो जानी चाहिए। जबकि जो हम नोट कर रहे हैं अभी, तो वो बुराई काफ़ी बढ़ रही है, वर्ल्ड वॉर भी हुए हैं और वायलेंस कभी कम नहीं हुआ। एक तो ये बात। दूसरी बात, जितने भी सुपर हीरोज़ को मारा गया था अधम के द्वारा, जो कि लास्ट में अच्छे इंसान निकलते हैं या अच्छी ताकत निकलते हैं, उनकी बॉडीज़ ख़राब नहीं हुई थी। तो उसने मारा इस हिसाब से ताकि उनको फिर से ज़िंदा किया जा सके। तो फिर मारा क्यों था ये आपको पता लगेगा स्टोरी को पढ़ने पर। तो ये इस तरीके का एक साइनोप्सिस था, और बहुत ही शानदार पौराणिक थीम को बेस लगा बनाकर अनुपम सिन्हा जी ने बहुत शानदार स्टोरी लिखी, और इस तरीके से इस स्टोरी को उन्होंने एंड करा। इसी के बाद नेक्स्ट ये कॉमिक्स आया परकाले। अब ये नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव और उनके सपोर्टिंग कैरेक्टर्स को लेकर के बनाया गया है। तो अब इसको कुछ लोग 2 in 1 भी मानते हैं नागराज ध्रुव का, या फिर इसे मल्टी स्टार भी माना सकता है, क्योंकि नागराज और ध्रुव के जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है वो भी काफ़ी बड़े कैरेक्टर बना दिए अनुपम सिन्हा जी ने। काफ़ी उनकी भी अलग अलग स्टोरी लाइन्स आ चुकी हैं। तो काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, हालांकि कवर में काफ़ी कम है। कवर एक थीम को फॉलो कर रहा है कि भाई नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव में एक टकराव हो सकता है, और
उनके सपोर्टिव कैरेक्टर उनके ऑफकोर्स उनके साथ ही रहेंगे और उनमें भी टकराव हो सकता है। ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी का रिप्रिंट है। ये रिप्रिंट 2021 का है। विध्वंस का रिप्रिंट जो है वो 2002 का है, सॉरी 2010 का, ड्रोन में तो ये आया था। ये रिप्रिंट मैं पहले बता चुका हूँ, थोड़ा सा येलो पेजेस को लेकर के गया है। येलो पुराने होने की वजह से नहीं है, थोड़ा सा जैसा एक नॉवेल्स वगैरह आते हैं अच्छे, हल्का जो येलो पेज आता है जो लाइट में पढ़ने में ईजी रहता है, वैसा पेज यूज़ किया गया था 2009-10 के आसपास के रिप्रिंट में। मैंने कोहराम का भी जो रिव्यू अगर आप चेकआउट करेंगे मेरे चैनल पे तो उसमें भी आपको ऐसा एक रिप्रिंट दिखाया है मैंने उसमें। कोहराम का भी ग्लोसी वाला भी मैंने दिखाया है और आपको ऐसा वाला रिप्रिंट भी दिखाया है। तो ये 2010 का रिप्रिंट है और प्राइस काफ़ी स्टेबल रही थी। राज कॉमिक्स की ये सबसे बड़ी ताकत थी, प्राइसेस काफ़ी अफोर्डेबल होते थे और स्टेबल रहते थे कई सालों तक, 6-6 साल तक प्राइस चेंज ही नहीं होते थे। न्यू हो चाहे रिप्रिंट हो, चाहे कितनी बार रिप्रिंट हो, प्राइस वही रहते थे। और इसमें क्योंकि ये 2010 का रिप्रिंट है, उस समय के इसमें ऐड वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। ओरिजिनली ये ऐड नहीं थे, अलग तरीके के इसमें ऐड मिलते थे। पर काले का रिप्रिंट मुझे खास पसंद आया क्योंकि ये एक 2021 का रिप्रिंट है और सन 2015 के बाद में राज कॉमिक्स इस प्रकार के रिप्रिंट ज़्यादा निकाल रहा है जो ग्लोसी में आते हैं, हाई क्वालिटी, कम्प्लीटली लेमिनेटेड होते हैं आगे और पीछे कवर, और ओरिजिनल सेट डिटेल्स होती हैं। आप देख सकते हैं क्वालिटी आपको दिख जाएगी इसमें। और ओरिजिनल सेट डिटेल्स की वजह से हमें उस समय के विंटेज ऐड वगैरह मिलता है। जैसे 2002 का था ये कॉमिक्स, तो इसमें के बाद जो नागराज का कॉमिक्स आने वाला था ऐलान जंग, उसका हमें ऐड मिल जाता है। और उसी ईयर में जो है सुपर कमांडर ध्रुव का भी एक कॉमिक्स आने वाला था अंत, उसका भी हमें इसमें ऐड मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का रिप्रिंट है। यदि ऐसा ही रिप्रिंट आता है विध्वंस का भी तो उसे भी मैं निश्चित रूप से परचेज करना चाहूँगा। अब इसकी स्टोरी की बात करते हैं। हालांकि इसमें भी बस ये है कि उसी का कंटिन्यूशन दिखाया गया है जो सदम और दम की बात हुई थी। हालांकि इनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ये कोई 2 पार्ट की स्टोरी नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता दूँ। दोनों ही विषयांक अलग अलग तरीके से कंसिडर किया जा सकते हैं। पर इसमें जो शुरू की प्रस्तावना दिखाई गई थी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं वो ज़रूर बताना चाहूँगा आपको। देखिए इसमें क्या होता है कि नागराज का जो वे ऑफ क्राइम फाइटिंग है, जो उनका तरीका है अपराध से लड़ने का, वो इस तरीके का है कि उनके जासूस सर्प जगह जगह होते हैं और वो जो भी कुछ अगर संदेह कुछ भी ऐसा हो रहा होता है जो जिस पर कुछ शक किया जा सके, तो ये नागराज को मानसिक सिग्नल भेजते हैं, संकेत भेजते हैं और नागराज उनको फॉलो करता है, वहाँ पे आता है और फिर अपना जो क्राइम फाइटिंग शुरू करता है। तो अगर आप इस सीन को देखेंगे तो आपको दिखेंगे एक सूट वूट पहने हुए, चश्मा लगाए हुए एक जेंटलमैन और एक थोड़ा सा गरीब जैसा दिखने वाला इंसान, जिसके पास देखिए छुरी सी भी है, और ये लड़ रहे होते हैं आपस में। सूट वूट वाले बोलते हैं कि ये जो है ये इंसान मुझे लूटना चाहता है, और दूसरा वाला बोलता है कि नहीं उल्टा है, वो मुझे लूटना वाला। देखिए ये झूठ बोला नागराज, मैंने नहीं, इसने मुझे लूटने की कोशिश करी थी, मैं तो सब्जी बेच कर आया था। अब क्योंकि इसके पास में चाकू हो और इसका हुलिया थोड़ा सा अपराधी ऐसा है, तो नागराज जिसी को अपराधी समझ करके बांध देता है और ये जाने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे नाग पहले से अवेलेबल था, ये देखिए सांप, नागराज बाद में आया, तो उसके माइंड में क्वेश्चन है, तो वो कुछ ऐसा करता है कि इस चश्मे वाले को वो गिरा देता है। और जैसे ही वो गिरता है उसके सूटकेस में रखे हुए चाकू, छुरी और नोट गिरते हैं। जैसे ही नोट गिरते हैं तो वो नोट को नागराज देखता है और देख रहा है कि जो है उस पर धनिया की पत्ती चिपकी हुई है नोट पे, मतलब कि वो सब्जी वाले की नोट है। और इसका चाकू इसलिए क्योंकि वो सब्जी वाला है। तो मतलब उसी थीम को फॉलो किया गया था जो विध्वंस में हमने जो एंड में देखा था ना, कि अच्छी शक्ल वाला बुरा इंसान, बुरी शक्ल वाला इंसान, क्योंकि शक्ल से नहीं पता लगता और नाम से नहीं पता लगता कौन इंसान अच्छा होगा कौन बुरा होगा। तो उसी के समरी को इस छोटे से इंसिडेंट से फिर से रिवाइज़ किया गया है कि शक्ल देख के बिलीव नहीं करना चाहिए कि कौन जेंटलमैन होगा कौन नहीं। तो इन्होंने बताया कि हमने ऐसा ही गैंग बना रखा है कि हम अच्छे से सूट वूट पहन के जाते हैं, लोगों को लूटते हैं और जो इनके थोड़ा पैसा हो और गरीब से दिखते हों, ताकि हमारे बातों पे बिलीव किया जा सके। तो उसी की समरी दी गई है। और फिर बाद में वो जो सदम अदम वाला केस हुआ था उसमें, उसके एंड में सदम को जहाँ भिजवा दिया गया था वहाँ का सीन दिखा रखा है कि ऐसा कोई पाप क्षेत्र है जहाँ पर बहुत सारी आत्माएँ भी रहती हैं और सदम उनको लीड कर रहा है और फिर से वो धरती पर आना चाहता है। तो अब उसमें बस सदम, इसमें इतना ज़्यादा उसका कंटिन्यूशन नहीं है, थोड़ा सा इसी चीज़ को फॉलो करते हुए, हाँ इसमें सदम का थोड़ा सा अपीयरेंस रहेगा, अधम का कुछ भी इसमें नहीं रहेगा। और उसके इन्फ्लुएंस में आकर के जो राक्षस चंडकाल वगैरह हैं, सुपर कमांडर ध्रुव के कुछ कैरेक्टर्स हैं। तो नागराज और सुपर कमांडर ध्रुव के सपोर्टिंग जो कैरेक्टर्स हैं, काफ़ी समय से हम जानते हैं उनको थोड़ा सा थीम बना करके इस तरीके का इंसिडेंस पैदा किया जाता है कि नागराज और सुपर कमांडर ध्रुव में आपस में थोड़ा सा फाइटिंग सी हो जाए और फिर उनके सपोर्टिंग कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। इस तरीके की थीम को बेस बना करके प्रकाले की रचना की गई। तो मैं पूरी स्टोरी नहीं बताने वाला, बहुत ही बड़ी स्टोरी है। 128 पेजेस के दोनों कॉमिक्स हैं, सन 2002 के दोनों कॉमिक्स हैं।
थोड़ा सा कंटिन्यूशन का मैंने आपको लिंक समझा दिया। सदम अदम वाली जो इंटरेस्टिंग स्टोरी अनुपम सिन्हा जी ने इसमें बनाई विध्वंस में, उसी को थोड़ा सा बेस बना करके परकाले में जोली सिन्हा जी ने उसको आगे कंटिन्यू किया। तो जोली सिन्हा जी ने भी बहुत शानदार स्टोरीज़ दी हैं हमें राज कॉमिक्स में, और अब आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में मुझे वेट है कि वो फिर से उनकी स्टोरीज़ हमें देखने को मिले, क्योंकि अनुपम सिन्हा जी की चित्रांकन और जोली सिन्हा जी की स्टोरीज, विनोद कुमार जी की इंकिंग की बेस्ट कॉम्बिनेशन में से एक है, तो वो हम देखना चाहेंगे। तो इसी वजह से मेरा ये रिव्यू अटका हुआ था विध्वंस और परकाले का, और भी मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप ये रिव्यू लेकर के आएँ, पर मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। तो मैं राहुल जी का फिर से धन्यवाद करूँगा जिन्होंने मुझे ये वाली कॉमिक्स अवेलेबल करवाई। तो ये इस तरीके का मेरा रिव्यू था। मैंने बिल्कुल भी स्टोरी को रिवील नहीं करा है, थोड़ा सा उसका एक सेंट्रल जो पाइवोट है वो आपको बताया है मैंने इसमें। और रही बात चित्रांकन और कलरिंग की, तो मुझे नहीं लगता मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता है, आप देख सकते हैं इसमें अनुपम विनोद जी का कॉम्बिनेशन है दोनों में ही। अनुपम सिन्हा जी की पेंसिलिंग है, विनोद कुमार जी की इंकिंग है, और सुनील पांडे जी ने जो लिखा है, देखिए ये जो फ़ॉन्ट लिखे हुए हैं हाथ से लिखे हुए सारे, और कलरिंग जो उन्होंने की है वो भी काबिल तारीफ़ है। और इसी वजह से ये काफ़ी पसंद आती थी कॉमिक्स मुझे। सारा काम हाथ से किया जाता है, देखिए हाथ से इतनी सुंदर राइटिंग है, देखिए इसमें काफ़ी अच्छा है। और सेकंड जो रिप्रिंट है हमारे हाथ में परकाले का, दोनों ही रिप्रिंट है, ये विद ओरिजिनल सेट डिटेल्स ग्लोसी में है। विध्वंस जो है थोड़ा ओरिजिनल फील लेकर के आया है क्योंकि इस तरीके का था, पर निश्चित रूप से ये भी रिप्रिंट है ईयर 2010 का। और इसमें जो ऐड वगैरह है या जो भी शामिल किया गया है वो 2010 के हिसाब से किया गया, रिप्रिंट के हिसाब से। तो इसमें कहीं पे भी हमको ओरिजिनल सेट डिटेल्स वगैरह नहीं मिलती हैं। ये उस समय का प्रिंट है जब ग्राफिक नॉवल की फील के साथ में कॉमिक्स आ रहे थे, तो थोड़ा सा उस तरीके का पेपर और प्रिंटिंग रखने की कोशिश की गई है। डेफिनेटली ये ग्लोसी तो नहीं है, तो इसके ग्लोसी रिप्रिंट का भी हमें वेट है। तो इसी के साथ मैं इन दोनों के बारे में ये डिस्कशन को एंड करता हूँ। बहुत ही शानदार स्टोरी आर्क्स हैं, दोनों ही काफ़ी बड़े स्टोरीज हैं और बहुत ही बैलेंस्ड हैं और वेल सेलिब्रेटेड हैं। ये परकाले तो आपको पता ही होगा, 1920 में भी 120 रुपीज़ के साथ में रिप्रिंट आया था, फिर आउटपोस्ट हो गया, फिर 121 में मनोज गुप्ता जी लेकर के आए 160 रुपीज़ के साथ में, फिर भी काफ़ी बिका ये। फिर इसका एक कलेक्टर एडिशन भी 300 रुपीज़ का आया था विद हार्ड कवर एंड सम नोवेल्टीज़, और थोड़ा सा वेरिएंट हमको कलर में मिला था उसमें। तो अब विध्वंस के रिप्रिंट का मुझे वेट है, या इसके भी मैं एक या फिर एक ऐसा कलेक्टर एडिशन बना दिया जाए, इसमें विध्वंस और परकाले दोनों को शामिल कर दिया जाए, तो ये काफ़ी कलेक्टिबल आइटम हो जाएगा। इसी के साथ में मैं अपना ये जनरल डिस्कशन एंड करता हूँ। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।